Hello students, good morning to all of you. My name is Satyavir Singh and today we are study about this this topic because up to Henry Law I taught you already. Okay, so today I will teach you जो अणु संख्या गुणधर्म होते हैं। अणु संख्या का मतलब क्या होता है कि अणु में जो तुम्हारे बिलियंस होते हैं, बिलियन जो होते हैं उनमें विलय और विलायक होते हैं ना, तो उनकी जो विलय के कणों की संख्या देखो इसमें लिखा हुआ है, किसी बिलियन के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, तो किसी बिलियन के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं तो क्या कहते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। अणु संख्या गुणधर्म विलय की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, केवल अणु पर डिपेंड करते हैं, केवल मॉलिक्यूल्स पर, अणुओं या फिर कणों पर, मात्रा पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, देखो यहाँ पे ये 4 टॉपिक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो इसमें 4 टॉपिक में से ये इम्पोर्टेंट हैं और ये 4 टॉपिक ही पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में और ये चैप्टर लगभग फिनिश ही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर है। तो यहाँ पे क्या है, अणु संख्या गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, बाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, परासरण दाब। तो ये बाष्प दाब अवनमन क्या होता है, ये जो ना अणु संख्या गुणधर्म मतलब कि जो तुम्हारे बिलियन होते हैं, बिलियन में क्या घटक होते हैं, 2, एक विलय और एक विलायक। तो जो विलय के भी कण होंगे अपने अलग अलग और विलायक के भी कण होंगे। सपोज करो थोड़ी देर के लिए सर्वव्यापी विलायक कौन सा है, जल है। तो जल में क्या होते हैं, जल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनको तो हम कहते हैं मॉलिक्यूल, मतलब वो अणु, और जो एटम्स हैं पार्टिकल, कण भी बोल देते हैं उन्हें हम, अणु भी बोल देते हैं, कण भी बोल देते हैं। ठीक है, और अगर सबसे छोटे हैं तो उन्हें बोलते हैं परमाणु। राइट, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अब मैं इसके बाद बताने जा रहा है कि जो हमारे अणु संख्या गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या, देखो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर मैं इसे बोर्ड पर अगर पढ़ाऊँ आपको तो मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ये वाली केमिस्ट्री में, ये फिजिकल केमिस्ट्री है, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, हम भौतिक रसायन पढ़ रहे हैं इस टाइम, उसके बाद में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे और उसके बाद भी पढ़ेंगे मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक के बाद में ऑर्गेनिक, और हम पढ़ रहे हैं इस टाइम फिजिकल। ठीक है, तो फिजिकल ये सिंपल होती है, केवल थोड़ी डेफिनेशन होती है इसमें और थोड़े सवाल होते हैं। सवाल तो हम कर ही लेते हैं। देखो, तो बाष्प दाब क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा बाष्प दाब क्या होता है। दाब को छोड़िए, अभी पहले बाष्प की बात कर लेते हैं। तो बाष्प क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, ये कोई बीकर है, बेसल बोल दो इसे, बेसल। तो बेसल के मतलब होता है एक बर्तन होता है। ठीक है, बर्तन, एक बर्तन है हमारे पास, ये बोल दे से पोट, पोट माने बर्तन होता है। तो ये कोई पोट है, बर्तन है। अब इसमें क्या क्या भरा हुआ है, इसमें H2O भरा हुआ है। राइट, अगर हम इसे हीट करेंगे नीचे, किससे करते हैं हीट, बुनसन बर्नर से, बुनसन बर्नर से करते हैं हीट। ठीक है, बुनसन बर्नर से हीट करते हैं, तो बुनसन बर्नर से इसे हीट करके हमें क्या मिलेगा, देखो जब इसे बुनसन बर्नर से हीट करते हैं तो ये जो पानी है, इस पानी के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे गर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं और जो भी गर्म होते जाता है वो सीधा ऊपर चला जाता है और उस इसके स्थान पर, जैसे मान लो ये गया है कहाँ, यहाँ, ये मान लो 2 है, तो ये इसके स्थान पर गया तो ये इसके स्थान पर आ जाएगा। तो ये इस तरह से होते होते ना कि नीचे पहले गर्म होगा, ये हल्का हो जाएगा, ये अपना स्थान छोड़ कर चला जाएगा, फिर इसके स्थान पर जो जहाँ ये गया था वो वाला यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा बीकर में जितना पानी भरा हुआ, या बीकर बोल दो उसे, तो पूरा गर्म हो जाएगा और जब एक तरह की भाप निकलेगी। ठीक है, भाप बोल दो, वाष्प बोल दो, स्टीम बोल दो। ठीक है, इंग्लिश में तो उसे हम कहते हैं भाप। ठीक है, वाष्प कहते हैं। अब दाब की बात कर लेते हैं, वाष्प दाब क्या होता है। तो ये ऊपर क्या, इसके ऊपर एक ढक्कन रखा हमने, इसे बोलते हैं कॉर्क, CORK, कॉर्क, कार्क बोलते हैं। तो ये जब ये गर्म करेंगे तो इस पर एक प्रेशर लगेगा ऊपर,
तो प्रेशर जो लगेगा उसको हम कहते हैं बफर प्रेशर, मतलब वाष्प ने इस पर दाब लगाया इसके ढक्कन पर, तो इसे क्या हम कह देंगे वाष्प दाब। तो इससे प्रयोग हम कहते हैं वाष्प दाब, ठीक है। अब इसके बाद में हम पता लग गया वाष्प दाब क्या होता है। अब वाष्प दाब इसके बाद में लिखा हुआ अवनमन। तो ये अवनमन का मतलब होता है कमी होना। देखो अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी होना, अवनमन। और एक होता है उन्नयन, उ अदन है उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि होना, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये अवनमन में कमी होती है। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं कुछ, ये जैसे कि नंबर वन दे रखा है वाष्प दाब अवनमन। इस टॉपिक दे रखे 1 2 3 4, तो पहले वाले को ले लेना ना, इसको डिफाइन कर रहे हैं। किसी बंद पात्र में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर, जैसे मान लो हमने किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं, एक प्रेशर कुकर मान लो, प्रेशर कुकर है, उसमें जो लिक्विड है वो गर्म कर रहे हैं उसे, तो उसके द्वारा जो सीटी है उसके ऊपर, उस पर प्रेशर लग रहा है, जिसके द्वारा सीटी ऊपर को उड़ जाती है, तो उसे हम कहते हैं वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब, ठीक है। तो वाष्प दाब कहते हैं इसे, इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि द्रव है, द्रव को हम हीट करते क्या बनती है, वाष्प बनती है, और जब वाष्प को हम ठंडा करते हैं और द्रव बना लेते हैं तो कहते हैं संघनन। तो द्रव से वाष्प बनाने की क्रिया वाष्पीकरण, और वाष्प से द्रव बनाने की क्रिया संघनन कहलाती है, ठीक है। अब ये किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बिलियन से अधिक होता है, मतलब कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, अधिक होता है। ये वाली बात थोड़ी समझने की है। देखो इसको मैं ऐसे बता दूंगा कि ये देखो यहाँ पे एक ही बीकर, ओहो, देखो जैसे कि ये बीकर है, तो इस बीकर में क्या, देखो यहाँ पे इसमें बताने वाला हूँ वाष्प दाब का अवनमन, मतलब वाष्प दाब के अवनमन में कैसे कमी होती है। जैसे मान लीजिए पानी, मान लीजिए, ठीक है, जल है H2O, तो इसका विलायक, इसका दाब क्या हो गया, इसका दाब क्या होगा P0, शुद्ध विलायक है ना ये, तो शुद्ध विलायक का दाब क्या मान लिया मैंने, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मान लिया P0। लेकिन जब इसमें कुछ दूसरा अवाष्पशील ये वाला पदार्थ मिलाते हैं, अवाष्पशील, अवाष्पशील का मतलब क्या होता है कि जो वाष्प में ना, जिसको हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर उसकी वाष्प ना बने, उस पदार्थ को हम कहते हैं अवाष्पशील पदार्थ, ठीक है। तो ये द्रव, तो ये वाटर तो क्या वाष्पशील है, क्योंकि इसे गर्म करते हैं तो वाष्प भाप बन जाती है, स्टीम बन जाती है। तो कोई अगर जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं, तो उसको मिलाने से जो विलयन बनता है, अब तुम्हें पता लग गया कि विलायक तो है ही है, और ये अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाते हैं, तो इसे मिलाने से क्या हो जाता है, ये विलयन बन जाता है। और ये विलयन बन जाता है तो इस विलयन का जो वाष्प दाब है वो कम हो जाता है, किसके अपेक्षा, इसके अपेक्षा। विलयन का वाष्प दाब मान लो PS, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, बफर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है, शुद्ध विलायक का ध्यान रखना। अब यहाँ पे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है, किससे बड़ा है, PS से बड़ा है। तो अगर इनमें अंतर करना पड़ेगा तो किसमें घटाएंगे, PS जो बड़ा हुआ, बड़ा कौन है P और माइनस PS, तो ये होगा वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं इसे, वाष्प दाब का अवनमन। तो वाष्प दाब का अवनमन क्या है, वाष्प दाब का अवनमन शुद्ध विलायक का दाब और विलयन का वाष्प दाब का अंतर को हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, ठीक है। ये इसमें यही लिखा हुआ असर है, ठीक है, आप ध्यान रख लीजिए। और जो वाष्प दाब का अवनमन है, अवनमन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। डेल्टा मतलब अंतर को बता रहा है, डेल्टा और P तो पता ही है हमें। तो ये वाष्प दाब है, वाष्प दाब का अवनमन हो गया। अब इसके बाद में आता है, ये मैंने यहाँ लिख दिया शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, जब उसमें कोई भी अवाष्पशील पदार्थ नहीं मिलाता, ये वाष्प दाब, जैसे पानी है, पानी में कुछ नहीं मिलाया, तो अभी पानी का प्योर है मतलब पानी, ठीक है, तो उसका वाष्प दाब क्या होगा, P0 मान लो। लेकिन जब उसमें कोई दूसरा पदार्थ मिला देते हैं तो होता ये है कि जो विलयन बन जाता है, क्योंकि अब उसमें वाष्प दाब पानी और प्लस अवाष्पशील पदार्थ मिल चुके हैं, तो अब वो विलयन बन चुका है। और जब विलयन बन जाता है तो उसका वाष्प दाब घट जाता है, ठीक है, वाष्प दाब घट जाता है, तो इसे हम कहते हैं अवनमन। और देखो ये एक टर्म है, ये आपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं,
आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक का मतलब होता है अनुपात। अनुपात तो अनुपात तो पता ही रहा हम कैसे निकालते हैं। तो जो तुम्हारा यहाँ पे लिख रहा है वाष्प दाब का अवनमन, तो वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है? P0 माइनस PS होता है, हमने पढ़ लिया अभी, ये मैंने बताया था अभी। वाष्प दाब का अवनमन मतलब शुद्ध विलायक में से विलयन का वाष्प दाब घटा दो, ठीक है। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब घटा दो तो उसे कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन हो गया। तो यहाँ पे अनुपात है, तो वाष्प दाब का अवनमन और विलायक का वाष्प दाब का अनुपात कहलाता है हमारा आपेक्षिक अवनमन कहलाता है, राइट। पता लग गया आपको इस बात का? ठीक है। तो ये P0 क्या विलायक का वाष्प दाब है, और PS क्या विलयन का वाष्प दाब है, और अपॉन क्या P0 विलायक का वाष्प दाब है, राइट। तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया इसको। अब यहाँ पे आगे क्या है, ये राउल्ट का नियम है, और राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं राउल्ट का नियम अपने हिसाब से बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ देखो राउल्ट का नियम क्या होता है। राउल्ट जितने नाम के नियम होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राउल्ट का नियम, तो राउल्ट का नियम क्या था? देखो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, अवनमन किसके इक्वल होता है? विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, इसे हम कहते हैं राउल्ट का नियम, ठीक है। तो इसे ऐसे बताएंगे, राउल्ट के नियम अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या बताया था मैंने? P0 माइनस PS अपॉन कितना P0 और इक्वल टू विलय के मोल प्रभाज। तो विलय के मोल प्रभाज क्या होते हैं? विलय के मोल प्रभाज, तो विलय के मोल प्रभाज क्या होते हैं? n बटे नीचे दोनों होते हैं n+n, ठीक है। ये तुम्हारा राउल्ट का नियम होता है। अब यहाँ पे कुछ शर्तें होती हैं, तुम्हें समझ में आ गया इतना? अब ये अगर तानु विलयन है, देखो ये थोड़ी शर्तें लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। केस नंबर 1 का मतलब है अगर वो विलयन तुम्हारा तनु है। अब ये इसको जानते हो तुम, मतलब कि तनु विलयन क्या होता है? तनु विलयन क्या होता है? तो इसे डाइल्यूट विलयन कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, तनु विलयन, ओके। इसमें क्या होता है, जैसे कि तनु विलयन का मतलब पतला विलयन, कि पतला कब होगा? जब विलायक बहुत ज़्यादा होगा। विलायक मतलब पानी मान लो, और चीनी क्या होगी? बहुत कम होगी, ठीक है। तो उसे कह देंगे हम कि ये तनु है। तो इस कंडीशन में अगर हम ये क्या विलय के मोल है ना, ये तो ये बहुत छोटे हैं किसके अपेक्षा? विलायक के मोल की अपेक्षा। तो इस एन को 0 मान लेंगे नीचे, तो यानी कि नीचे वाला एन ही खत्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? P0 माइनस PS अपन कितना? P0 बराबर कितना? n अपॉन 0 प्लस n, तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू कितना? n अपॉन n। बेसिकली हम इसको लगाएंगे वैसे, वो मेन तो फॉर्मूला हमारा यही है मेन, लेकिन अगर हम केस लगाएं इसमें कि तनु विलयन के लिए, तो जो तनु विलयन होता है उसमें विलायक बहुत ज़्यादा होता है, पतला होता है। जैसे कि बहुत सारे पानी में, एक टैंक में अगर तुम 2 ग्राम चीनी मिलाओगे तो वो विलयन कॉन्सेंट्रेट होगा या फिर डाइल्यूट होगा? तो सिंपल सी बात है, ऑफकोर्सली डाइल्यूट होगा, पतला होगा। पतला को हम कहते हैं ये तनु विलयन, राइट। तो ये वाला हो गया। अब यहाँ पे इसे थोड़ा सा और हम बना लेते हैं आगे। कैसे? तो P0 माइनस PS और अपॉन P0। अब ये क्या है? स्मॉल एन क्या होता है? विलायक के विलय के मोल की संख्या। जो छोटे अक्षर होते हैं सब विलय के होते हैं, और बड़े अक्षर किसके होते हैं? विलायक के। समझ लीजिए कि विलायक बड़ा होता है और विलय क्या होता है? छोटा होता है। इसलिए तो जो विलय के मोलों की संख्या कैसे निकलेगी? बताया था मैंने, ये बताया था मैंने, यहाँ बता देता हूँ आपको कि मोलों की संख्या होती है भार बटे अनुभार। अभी चूंकि विलय है तो इसमें छोटे छोटे बनेंगे अक्षर,
और ये विलायक का हो जाएगा तो इसमें बड़े बड़े बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रख दीजिए n का मान कितना, W/m, और जब यहाँ रखोगे उसके नीचे तो ये m चला जाएगा ऊपर और अपॉन W, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें ध्यान रखिए कौन चीज़ क्या है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पर तुम्हें कन्फ्यूजन करने के लिए NaN भी लिख दिया। तो मैं बता दूँ तुम्हें, ये Na क्या है, ये विलय की बात कर रहा है। क्या है, विलय, छोटा अक्षर बना रखा है उसने, और ये Nb है तो विलायक है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाओ, ठीक है इस बात को, बस अंतर लिखने में कर रखा है, बाकी रूल वही है सेम। तो ये कंडीशन हमें समझ में आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं, इसने एक सवाल कर रखा है यहाँ पे ये, ठीक है। तो सवाल करना बहुत आसान है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। बेंजीन का वाष्प दाब, ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। बेंजीन का वाष्प दाब इतना बार है, ठीक है, जिसमें 0.5 ग्राम अवाष्पशील, देखो सेम कंडीशन होती है, मैंने बताया था आपको कि एक बीकर है, ये विलायक हो गया। अब ये अकेला विलायक है, शुद्ध कहेंगे इसे। अब जब ये शुद्ध है तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, इसका वाष्प दाब क्या होगा बताओ। इसका वाष्प दाब P0 मानते हैं, लेकिन जब कोई इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं, कौन सा, अवाष्पशील पदार्थ, तो पता लग गया जिसको गर्म करने पर उसकी भाप ना बने। जैसे लोहा है, लोहे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम गर्म करेंगे तो उनकी भाप नहीं बनेगी, ठीक है। जैसे कि ये पदार्थ है कोई, ये वाला अवाष्पशील पदार्थ काफ़ी सारे होते हैं, नेपथलीन होती है, उनकी भाप नहीं बनती है, ठीक है। तो जब इसे मिला दिया मैंने अवाष्पशील पदार्थ को, पहले तो ये विलायक था अकेला, लेकिन जब इसे मिला दिया तो विलय प्लस विलायक दोनों हो गए, विलय। और जब विलय और विलायक दोनों हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, उसे विलयन कहते हैं। मैंने बताया था आपको, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं तो उसका जो वाष्प दाब है घट जाता है, किसका, विलयन का। तो विलयन का वाष्प दाब क्या मान लेते हैं, PS। तो इसमें से एक घट गया तो इसे कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है, कमी हो जाना। तो विलायक का वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब घटा के जो आता है उसे कहते हैं अवनमन, कमी होना, ठीक है इसके, क्योंकि दाब में कमी हो जाती है, राइट। तो ये वाली बात सेम क्वेश्चन चल रहा है, देखो बेंजीन क्या हो गया, विलायक हो गया, का वाष्प दाब कितना, इतना। तो ये बेंजीन क्या है, शुद्ध विलायक है, यानी कि बेंजीन का शुद्ध, ये बेंजीन क्या होती है, C6H6 होता है, इसका क्या होता है भाई, 0.850, बेटा ये बोर इसका यूनिट होता है, ठीक है। तो ये बेंजीन हो गया। अब उसमें क्या मिला है, देखो समझते रहो आप इस क्वेश्चन को। तो क्या है इसमें, जिसमें 0.5 ग्राम अवाष्पशील, यानी कि 0.5 ग्राम अवाष्पशील यानी विलय है ये, ठीक है। तो विलय है स्मॉल w मान लो 0.5 ग्राम है, ठीक है। विलय को इतने बेंजीन में, यानी कि बेंजीन का बहुत दे दिया, बेंजीन का भार क्या होता है, बेंजीन क्या विलायक है, तो विलायक का क्या होगा, W बड़ा बनेगा, ठीक है। इक्वल टू कितना कितना है, 39 ग्राम है, बेंजीन में मिलाया गया प्राप्त विलयन का। अब जब इसको मतलब कि 0.5 ग्राम को अवाष्पशील पदार्थ को विलायक में मिला दिया तो उसका वाष्प दाब क्या हो गया, वाष्प दाब में कमी हो गई, इतनी विलयन का वाष्प दाब इतना हो गया, यानी कि PS दे रखा उन्होंने, PS बराबर कितना, अवनमन क्या रखा, 0.845.6, वही सॉरी बोर है बस ये। और बस यहाँ से इनने इसमें फॉर्मूला में रखा और निकाल दिया। अब इसके बाद में ये फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला, हाँ क्या पूछ रहा है, अणुभार विलयन के लिए अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार, जो अवाष्पशील पदार्थ है, अवाष्पशील पदार्थ क्या, अवाष्पशील पदार्थ क्या एक विलय है, क्योंकि उसमें मिलाया गया था। विलायक कौन है यहाँ पे, बेंजीन है। तो इसका हमें अणुभार निकालना है, विलय का अणुभार निकालना, तो विलय का अणुभार होता है छोटा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कौन सा वाला, P0 माइनस PS, राउट का नियम पूरा लिख दो, अपॉन P0 बराबर कितना, ये n/n+n, ये वाला फॉर्मूला रखो यहाँ पे। और यहाँ पे जो ना ये देखो कितनी कम मात्रा है,
देखो यहाँ पर ध्यान देना कि तनु विलयन तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि वो सांद्र विलयन है या फिर वो तनु विलयन है। तो तनु विलयन सांद्र विलयन पहचानने का बस सिस्टम सिंपल है। ये क्या है? विलायक का भार है। और ये किसका है? सॉरी सॉरी, ये विलेय का भार है। और ये किसका? देखो ये विलायक का भार है, यानी कि 39 ग्राम। और ये कितना? 0.5 ग्राम। ये आधा ग्राम है, ये 39 ग्राम है। तो इसका मतलब क्या है? विलायक ज़्यादा है, विलायक की मात्रा ज़्यादा है, तो सिंपल है, ये क्या हुआ? तनु होगा। जब तनु होगा तो इसको यहाँ से n प्लस n, इसको हम क्या मानते हैं? केवल n मान लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये बहुत कम है। P0 माइनस पी एस अपॉन P0 n अपॉन और ये n, और P0 अपॉन P0 माइनस पी एस अपॉन P0 बराबर n। कितना है इसमें? n का मान कितना होता है? W/m, बताया था मैंने, ये W/ और ये m। अब यहाँ से इसका मान दे रखा है, बड़ा W का मान दे रखा है, ये निकालना हमें, फाइंड करना। और ये m क्या निकलेगा? बड़ा M क्या है? विलायक का अणुभार। विलायक क्या है इसमें? बेंजीन। तो बेंजीन का ऐसे निकल जाएगा अणुभार। क्या होता है बेंजीन? C6H6 होता है। तो यहाँ से निकाल लो, इसका अणुभार निकल जाएगा बड़ा M। कैसा निकलेगा? 6 × 12 प्लस 6 × 1, 12 छंग 72 प्लस 6 कितना हो गया? 78 हो गया। ठीक है, तो बस इसमें वैल्यू रख के और निकाल लेना आराम से इनको। ठीक है, अभी क्वथनांक उन्नयन है, तो क्वथनांक उन्नयन में क्या पढ़ते हैं? तो ये पढ़ते हैं हम क्वथनांक, देखो वो तो था वाष्पदाब का अवनमन। अब क्वथनांक क्या होता है? तो क्वथनांक वह ताप होता है, क्वथनांक वह ताप है जिस पर वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, किसी विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से अधिक होता है। या फिर ऐसे बता दो, क्वथनांक क्या होता है कि जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो जिस ताप पे वो गर्म हो जाती है और वो बॉयल हो जाती है, तो उसे कहते हैं हम क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, बताओ, अगर मैंने आपको ये पहले ही बताया होगा। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई आपको कि वह ताप जिस पर कोई वस्तु गर्म होकर उबलने लगती है उसे कहते हैं हम क्वथनांक कहते हैं। विलयन का क्वथनांक विलायक से अधिक होता है। क्यों? तो क्योंकि विलेय विलायक आकर्षण के कारण संगुलन से क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो उसका जो क्वथनांक देखो यहाँ लिखा हुआ उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन होता है हमेशा। मतलब जो क्वथनांक का मतलब होता है BP, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग, और उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि होना। क्या होना? वृद्धि होना। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे सेम उसके जैसा ही है, लेकिन वहाँ तो हम किस में से घटाते थे? वहाँ घटाते थे हम शुद्ध विलायक के बाहर में, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से, और यहाँ घटाएंगे विलयन वाले में से। तो ये क्वथनांक पे उन्नयन है, वो क्या था वहाँ पे? वो था वाष्प दाब में अवनमन। यहाँ पे क्या? क्वथनांक में उन्नयन। डेल्टा TB है, दोनों टेम्परेचर ही हो, इसलिए वहाँ भी वो दाब था और ये क्या? ताप है। तो दाब को P से रिप्रेजेंट किया था और यहाँ T से किया था। तो ये सिंपल थ्योरी है। अब इसके बाद में एक ग्राफ आप समझ लेना, कुछ नहीं है इसमें। देखो एक ग्राफ बन रखा है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पे जो विलयन है ये PS, ये क्या? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या? प्रेशर ऑफ विलायक। तो बताओ ये ज़्यादा है या ज़्यादा है? बताओ। तो जितना इसके ऊपर जाएंगे ऐसे ऊपर को, जितना इसके ऊपर जाएंगे ऐसे, तो ये वाला ये जो होगा, ये वाला ये कम होगा, और ये क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना ऊपर जा रहे हैं ये मूल बिंदु हो गया। ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जितना ऊपर, और यहाँ पे जितना आगे जाएंगे इधर को वो भी। तो यहाँ पे कौन है बताओ? T। ये क्या है? क्वथनांक किसका है? ये हमारा है क्वथनांक, ये मतलब विलयन का है और ये विलायक का है। ठीक है, सॉरी, ये विलायक का है और ये विलयन का है। तो जो इसने लिखा यहाँ पे वाष्प दाब अवनमन व क्वथनांक उन्नयन में संबंध। तो वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है? डेल्टा P। ये 4 नहीं है,
4 नहीं है, डेल्टा ए। प्रेशर में लेस हो रहा, वाष्प दाब, दाब में क्या होता है हमेशा कमी होती है, और टी में, टी क्या होता है क्वथनांक में क्या होती है हमेशा वृद्धि होती है, तो इसलिए क्वथनांक उन्नयन कहते हैं उसे, उन्नयन वृद्धि होना। और जो वाष्प दाब में कमी होती है उसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अब चूंकि इस वाले स्ट्रक्चर से ए बी सी अगर वैसे लाइन खींची है तो ये वाला एंगल कितना बनेगा 45 बनेगा। और जब तुम यहाँ से ये tan थीटा इक्वल टू 45 लगाओगे तो फिर ये क्या आएंगे दोनों डेल्टा पी वाली, ये इतना और इतना ये बराबर आ जाएंगे। देखो ये डेल्टा टी भी और ये डेल्टा पी, तो इसलिए कहते हैं हम यहाँ पे कि उपरोक्त ग्राफ निरूपण से स्पष्ट होता है वाष्प दाब का अवनमन और क्वथनांक उन्नयन के होते हैं बराबर होते हैं, ये लिख रहा है यहाँ पे क्लियरली। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and see you soon. And if you like this video then subscribe this channel, and if you have any suggestion to me then you can give me, okay? And stay tuned, do study and do hard work for your future. Thanks a lot, have a great day ahead.